नमस्कार। विश्व रंग भोपाल 2020 में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। विश्व रंग के लेखक से मिलिए कार्यक्रम में आज हम मिलने जा रहे हैं एक ऐसे व्यक्तित्व से जो सिर्फ कवि और साहित्यकार ही नहीं हैं, बल्कि फिल्म निर्देशक, मीडिया विशेषज्ञ और अनूठे छायाकार भी हैं। तो आइए रूबरू होते हैं लीलाधर मंडलोई जी से। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया। ये आपको लिखते लगभग 40 साल हो गए हैं। अपनी इस साहित्यिक यात्रा को आप किस तरह देखते हैं? क्या आपको लगता है कि जो आप लिखना चाहते थे वो सब आपने लिख लिया है, या लिखना रह गया है, या जैसा लिखना चाहते थे वैसा वो सब कुछ कविताओं में आया, या आपके जो आपने गद्य लिखा उसमें आया, या कुछ रह गया है? दरअसल क्या है कि मुझे लगता है कि संख्या कोई बड़ी चीज़ नहीं होती, चाहे वो आयु की संख्या हो या किताबों की संख्या हो। मुझे लगता है अभी मैंने शुरू किया है, ये मेरी शुरुआत है, और जो लिखा है उसको पलट कर देखने पर ये लगता है कि जैसे एक वैज्ञानिक होता है ना, तो वैज्ञानिक इस कायनात से जब रूबरू होता है तो उसको हमेशा ये लगता है कि कितना अनसुलझा रह गया है, इतने सारे रहस्य हैं जिन रहस्यों को अभी पाना बाकी है, चाहे वो स्टीफन हॉकिंग्स क्यों ना हो। तो रचना में भी यही होता है, क्योंकि रचना का भी तो एक बड़ा संसार होता है जी। तो उस संसार को आप पा लेंगे, ये इस तरह का ख्वाब देखना निहायत मूर्खता होती है। तो इस तरह के ख्वाब तो मैंने कभी देखे नहीं, लेकिन मैं ये ज़रूर जानता हूँ कि ये सृष्टि बहुत बड़ी है, और इस सृष्टि को अगर किसी भी विधा में लाना हो तो वो आपकी क्षमता से बाहर है, वो किसी की क्षमता से भी बाहर है। आप उतना ही लिख पाते हैं जितना आप देख पाते हैं या अनुभव कर पाते हैं। तो अभी देखने को बहुत है, अनुभव करने को बहुत है, तो ऐसा लगता है कि मैं शुरुआत में ही हूँ और मुझे अपने ऊपर संदेह बहुत होता है। तो जो कुछ मैंने लिखा उस पर मैं संदेह करता हूँ, तो मुझे लगता है कि मुझसे बेहतर दुनिया में कितने लोगों ने लिखा है, तो उनके सामने मेरी क्या विसात है। तो इस चक्कर में फिर हर बार मैं घूम के एक ही बिंदु पर आता हूँ कि मुझे कल से या आज से फिर शुरू करना है। जी। तो रोज़ मैं इसी तरह से शुरू करता हूँ और लगता है कि कुछ लिख नहीं पाया, रचना में कुछ जी नहीं पाया। लेकिन आपके 1 दर्जन से अधिक काव्य संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं, तो क्या लगता है कि अभी कुछ क्या लिखना रह गया है? कविता को वर्तमान परिप्रेक्ष्य में आप किस तरह देखते हैं कि कैसे कविता कवि कर्म के रूप में, कि कैसी कविता अब लिखनी रह गई है? देखो, ये दुनिया रोज़ बदल रही है, जी। और अगर आप अतीत में जाएं तो जिस तरह से अतीत में मैंने सतपुड़ा देखा है, जिस तरह से अतीत में मैंने गंगा देखा या दूसरी नदियाँ देखी, पहाड़ देखे, या दुनिया में कई जगह मैं गया, अब सब कुछ वैसा नहीं है, बदल गया है। तो समय के साथ जब चीज़ें बदलती हैं तो उसकी चुनौतियाँ बदलती हैं, उसके साथ विषय बदलते हैं। एक अकेली इस महामारी ने आपकी पूरी दुनिया की सोच को बदल दिया है। अब आप ठीक उसी तरह से इस कोरोना के बाद नहीं सोच सकते। एक अजीब सा भय आपके भीतर है, रिश्तों को लेकर है। मतलब आप अपने घर में भी अगर आपके बच्चे ने हाथ साफ नहीं किए या कहीं से आया है उसी कपड़े के अंदर, तो आप मतलब उससे ऐसा बिहेव करते हैं जैसे वो किसी दूसरे ग्रह का प्राणी आ गया है। तो देखते ही देखते इस महामारी ने आपके उन रिश्तों की परिभाषा ही बदल दी। बिल्कुल। तो ये जो दुनिया इस संदर्भ में बदली है, भीतरी रूप में और बाहरी रूप में, अब ये एकदम नया विषय है। कितने सारे विस्थापन हुए, मतलब 1 करोड़ के आसपास तो सरकार कह रही है कि लोग शहरों से विस्थापित होकर गए, और जिस तरह से वो विस्थापित होकर गए थे तो वो विस्थापन के दृश्य तो हमारे यहाँ थे ही नहीं। इस तरह के विस्थापन के दृश्य नहीं थे कि लाखों लाख लोग सड़कों पर निकले हुए हैं, कोई अपने
घर वालों को हाथ गाड़ी में ले जा रहा है, कोई ठेला गाड़ी में ले जा रहा है, कोई अपने पिता को साइकिल में ले जा रहा है, कोई अगर किसी के पास कुछ नहीं है तो कंधे पे लाद कर ले जा रहा है, और खाने के लिए कुछ नहीं है, सरकार की तरफ से कोई मदद नहीं है। और इस कोरोना का भय इतना ज़्यादा है कि इन लोगों के साथ चला भी जाए कि ना चला जाए। जो लोग साथ में जा रहे हैं हो सकता है उनको कोरोना हो तो क्या होगा, लेकिन इसके बाद भी मनुष्य की जो जिजीविषा है, सारे लोग चलते रहे, सारे लोगों ने उसी कहीं पर रात गुजारी, रात गुजारते हुए उन्होंने अलाव जला लिया, जो कुछ बना सकते थे बनाया, सबने खाया, सबने मिल बांट के एक दूसरे के। अब ये जो दृश्य है, विस्थापन के ऐसे दृश्य तो थे ही नहीं, तो नए विषय आ गए आपके पास, तो विषय रोज आपके पास आते हैं, इसलिए अब क्या लिखना है, समस्या ये नहीं है। समस्या ये है कि जो है वो आपके अनुभव का हिस्सा कितना बनता है। अगर वो आपके अनुभव का हिस्सा बनता है, पकता है, तब कहीं जाके रचना में आएगा। वरना ये विस्थापन हुआ, कुछ लोगों ने अखबार में 4 लाइनें लिख दी, उनको लगा कि हमने कोरोना पे लिख दिया। कोरोना बहुत बड़ा सब्जेक्ट हो गया है, वो मनुष्यता के हिसाब से हो गया है, वो गरीबी के हिसाब से हो गया है, वो बेरोजगारी के हिसाब से हो गया है, आपकी आर्थिक जो स्थिति है इस देश की वो कितनी डाउन चली गई है। मतलब एक वायरस आया, उस वायरस ने न केवल इस देश की सत्ता को बल्कि तमाम देशों की सत्ताओं को उलट पलट के रख दिया। इतने लोग मर रहे हैं, इतने लोग भय में हैं, इतने आंदोलन हो रहे हैं, लोग सड़कों पर निकल आए, तो ये कोई छोटी चीज़ नहीं है। लेकिन आज का विषय है, अब एक कवि के रूप में मैंने इस तरह की कल्पना कभी नहीं की थी। अब ये आया, इसके बारे में भी लिखा, लेकिन मुझे नहीं लगता कि हम बहुत न्यायिक ढंग से लिख पाए, क्योंकि हम दूर से देख रहे हैं, हम मीडिया में देख रहे हैं या लोगों को जाते हुए देख रहे हैं, हो सकता है थोड़ा नज़दीक से भी आपने देखा हो, लेकिन आप उनके जो दुख थे, उनके ऊपर ये जो महामारी की विपदा आई थी, उसके प्रत्यक्ष गवाह आप उस तरह से नहीं थे, आप उनके साथ नहीं थे। तो दूर से देखे हुए को जब आप कर रहे हैं, तो ये लगभग वैसे ही है जैसे गूगल ने इनके जाते हुए चित्र ले लिए और वो सारे मीडिया पर छाए हुए। लेकिन वो जो ट्रेजेडी है, वो ट्रेजेडी दूर से इस तरह से दिख तो रही है एक दृश्य में, लेकिन भीतर का संसार नहीं दिख रहा है। हो सकता है कि कोई बहुत अच्छे ढंग से चित्र लिए गए हों तो रोटी भी दिखाई दे रही हो, लेकिन भूख दिखाई नहीं दे रही, मृत्यु का भय नहीं दिखाई दे रहा है। तो इसको कैसे लिखोगे आप? अब ये एक ऐसा विषय है, इसके ऊपर आप चाहो तो सालों साल भी इसके ऊपर काम करो तो एक सच्ची रचना निकल के नहीं आ सकती। तो मैं हमेशा इस तरह से सोचता हूँ। मंडली जी, जैसा भी अभी आपने बताया कि बहुत ही ख़राब परिस्थितियाँ चल रही हैं कोरोना के कारण, हम लोग बहुत ही संकट से गुजर रहे हैं, तो ऐसे में आपको क्या लगता है कि एक कवि अपना सौंदर्य बोध कहाँ से ग्रहण करे? क्योंकि आप अक्सर जिक्र करते आए हैं, पहले जो साक्षात्कार मैंने लिए या जब भी आपको पढ़ा, कि आपने अपना सौंदर्य बोध सतपुड़ा के पहाड़, जंगलों और नदियों से लिया है। जी, जैसा क्या है कि जब मैं ये कहता हूँ कि मैंने सतपुड़ा के जंगलों से, नदियों से लिया हूँ, तो उस सौंदर्य बोध में मैं अपनी ऐन्द्रिकता को केंद्र में रखता हूँ कि मेरा जो ऐन्द्रिक रचाव हुआ है वो सतपुड़ा के जंगलों से हुआ है, क्योंकि वहाँ पर वन्य जीवन था, वनस्पतियों का संसार था, छोटी मोटी नदियाँ थी, तालाब थे, पोखर थे, और उनके बीच में आदिवासी थे जो गोंड और भारिया और कोरकू हुआ करते थे। तो उनके साथ एक बचपन था। तो अल्टीमेटली हमारी जो इंद्रियां हैं वो किस तरह से जागृत होती है? भाई खाने के मामले में जागृत होती हैं, जो जिसको आप स्वाद आस्वाद कहते हैं, देखने के मामले में होती हैं, ध्वनियों के मामले में होती हैं, स्पर्श के मामले में होती हैं। तो ये जो सारी ध्वनियाँ हैं ये प्रकृति के साथ बहुत अच्छे से जीवंत होती हैं। क्योंकि अगर मान लो आप जंगल में गए, जंगल में आपने आंवला खाया,
तो मतलब आपका चेहरा एकदम बदल जाता है। या आपने वहाँ पर अगर आप किसी पोखर में मछली पकड़ रहे हो, मछली हाथ में आ गई, तो वो जो स्पर्श है, तो वो एक आपको अलग तरह का सौंदर्य बोध देता है। आप कहीं से गुजर रहे हैं तो फूलों की खुशबू है जंगलों में, और वो बिल्कुल अलग है गुलाब और उन तमाम चीज़ों से। तो वो एक आपका जो घ्राणेंद्रिय है वो आपकी जागृत होती है। तो इस तरह से वो सौंदर्य बोध बना। लेकिन इसके साथ एक चीज़ और भी है। जब मैं सौंदर्य बोध कहता हूँ तो सौंदर्य बोध हमेशा सुख के संदर्भ में नहीं कहता, दुख का भी सौंदर्य बोध होता है। तो जो भी संकट मजदूरों के ऊपर आते थे, आदिवासियों के ऊपर आते थे, या खदान में उतरने वाले लोग किसी दुर्घटना में मर जाते थे, तो बहुत विलाप भी होता था उनको जब लेके आते थे। तो जो दुख है, दुख कितना सघन है, कितना घनीभूत है, उससे किस तरह से प्रभावित हो रहे हैं जन, वो भी समझने को आपको मिलता है। तो ध्वनि तो वहाँ भी है, जहाँ अच्छी ध्वनियाँ हैं वहाँ ये मारक ध्वनियाँ भी हैं। जी। तो दुख और अवसाद या करुणा, इसका भी सौंदर्य बोध होता है, क्योंकि जितने भी आपके कालजयी ग्रंथ लिखे गए हैं उनमें दो ही चीज़ केंद्रीय है, या तो प्रेम है या करुणा है। तो आपका जो सौंदर्य बोध है वो प्रेम के रास्ते भी आता है, क्योंकि आप सतपुड़ा को इतना प्यार करते रहे, इतने निकट रहे, आपकी ऐन्द्रिकता इतनी जीवित हुई। तो दूसरी तरह से आपकी करुणा इस तरह के जो शहरी जो जीवन। जो संसार है, जो त्रासदी से भरा, दुखों से भरा हुआ संसार है, जैसे कोरोना का ही लगा लीजिए, जो इतना सारा दुख था। तो अब इसमें कोई कहे कि आपका सौंदर्य बोध, तो सौंदर्य बोध को करुणा की दृष्टि से भी देखना चाहिए। तो इस तरह से आपको मिल जाता है। और फिर यात्राएं खत्म नहीं होती, तो आप कहीं ना कहीं जाते ही रहते हैं। हो सकता है कि आप उस तरह से जैसे बचपन में सतपुड़ा में रहे वैसे नहीं गए, लेकिन साल में 2-4 बार आप गए तो आपने उन चीज़ों को रिवाइव किया। एक एक नया सतपुड़ा आपके सामने होगा, एक नया वन्य जीवन होगा, तो उससे वो चीज़ें जुड़ती हैं। कहते हैं ना कि लेखक जातीय स्मृति से सारी चीज़ें ग्रहण करता है, और जातीय स्मृति जिसको आधुनिक संदर्भ में हम नॉस्टैल्जिक होना कहते हैं। नॉस्टैल्जिक होना कोई बहुत अच्छा शब्द नहीं माना जाता, वो बहुत एक रेखीय होता है, एक ही तरफ इशारा करता है। आपकी जैसे अभी जो कविता संग्रह आया था जलावतन, उसमें भी आप बार बार अपनी स्मृतियों में लौटते हैं कि कब आपने घर बदला, कहाँ गए। तो ये एक कवि के लिए कितना सकारात्मक होता है बार बार अपनी उन्हीं स्मृतियों में लौटना, या एक मनुष्य के नाते भी। देखिए क्या है कि मैंने जैसे ही कहा ना कि आप कोई भी कालजयी ग्रंथ उठा लीजिए, कोई भी महान फिल्म देखिए, महान फिल्म में फ्लैशबैक क्यों होता है? बचपन में जाने के लिए होता है। तो क्यों जाना चाहता है आदमी? क्योंकि वो आपके आज से जुड़ा हुआ है। अगर मैंने बचपन में या मेरे माता पिता ने बचपन में विस्थापन नहीं देखा होता तो मैं उस विस्थापन के अर्थ को समझ ही नहीं पाता। आज अगर मैं युद्ध के संदर्भ में, आतंक के संदर्भ में पूरे विश्व के विस्थापन को देख रहा हूँ, सरहद में जो लोग हैं उनकी तकलीफ़ों को दूर से ही सही अगर मैं समझने की कोशिश कर रहा हूँ, या जैसे बीच बीच में मेरी कई विदेश यात्राएं भी हुई हैं तो मैं ऐसे इलाकों में जाता भी रहा हूँ, तो उस तरह से आपका विस्थापन का जो आरंभिक बोध था वो फिर और समृद्ध होता है, और समृद्ध से समृद्धतर होता जाता है। यानी कि आप स्थानीयता से एक विस्थापन का अनुभव करते हैं, फिर वहाँ से आप शहर आते हैं, वो विस्थापन होता है, फिर वहाँ से कहीं और जाते हैं, फिर जो लोग विस्थापित हुए हैं वो आपके समानांतर अपनी कहानियों के साथ चलते हैं। और उसी तरह से विश्व के लोग हैं। जैसे जब मैंने जलावतन लिखा तो यहाँ पे सीरिया के लोग हैं, जामिया के इलाके में, यहाँ निजामुद्दीन के इलाके में इराक के लोग हैं, यहाँ पर सरोजनी नगर के मार्केट में लोग आज भी वो हींग की डब्बियाँ और ड्राई फ्रूट बेचते मिलते हैं। तो अंततः वो विस्थापित होके आए। तो ये एक ऐसी सतत प्रक्रिया है
तो इसको तो मैं यूं ही मान के चलता हूँ कि अतीत में लौटना वर्तमान को समझने के लिए। वर्तमान को और भविष्य को समझने के लिए होता है। बिल्कुल। आपकी रचनाओं में बार बार स्त्रियां बहुत आती हैं, जैसे चाहे माँ का आप जिक्र अक्सर करते हैं अपनी कविताओं में। आदिवासी स्त्रियां हैं, मजदूर स्त्रियां हैं, उनमें भी जो युद्ध और आतंकवाद जिन देशों में बहुत बढ़ रहा है, जो बराबर जहाँ लड़ाई झगड़े चलते रहते हैं, गृह युद्ध चल रहे हैं, उनकी स्त्रियां भी बहुत आती हैं। इसके पीछे कोई विशेष कारण है या सरोकार क्या है? देखिए, क्या है कि बचपन में कभी जब हम लोग बहुत समझदार नहीं हुआ करते थे, तो हमने सबसे पहले अपनी माँ को देखा, जी। जो विस्थापित होकर आई थी। वो अपने गांव को छोड़कर मेरे पिता के साथ चली आई थी, सब कुछ छोड़कर, घर द्वार छोड़कर सब आ गई थी। तो वो उस विस्थापन की कहानियाँ सुनाते थे। लेकिन जब मैंने और आसपास देखा तो जितने मजदूर आए थे, वो चाहे आंध्र प्रदेश से आए हों, चाहे महाराष्ट्र से आए हों, चाहे छत्तीसगढ़ से आए हों, यूपी से बहुत आए थे, मध्य प्रदेश के कई राज्यों से, वहाँ से मतलब ज़िलों से आए थे, तो वो सब लोग भी वैसे ही थे। वो भी विस्थापित होकर आए थे, क्योंकि बेरोजगारी और भूख, ये दो ऐसी केंद्रीय चीज़ें हैं जो आपको अपने वतन से बाहर ले जाती हैं। तो उस शुरुआती दौर में सबसे पहले माँ केंद्र में आई, फिर माँ के तरह जितनी मजदूर ने काम कर रही थी वो केंद्र में आई। फिर जो आदिवासी स्त्रियाँ थीं, आदिवासी स्त्रियाँ जंगलों से लकड़ी काट के वो हमारे जो इतवार का बाज़ार होता है उसमें बेचने आती थीं। बहुत सारी स्त्रियाँ महुआ बीनने जाती थीं। तो मैंने देखा कि अगर सबसे ज़्यादा ज़िंदगी में दुख कोई भोगता है तो वो एक स्त्री भोगती है। सबसे पहला दुख तो उसका वहाँ से शुरू होता है जब वो शादी होकर जाती है, विस्थापित होकर जाती है। विस्थापित होती है। जब वो वहाँ पर विस्थापित होकर जाती है तो कोई ज़रूरी नहीं कि वहाँ स्थापित हो जाए। तो एक स्त्री की जो प्रवंचना है वो मनुष्य के समाज में, जिस तरह हम बोलते हैं ना कि जो गरीब हैं, जो दलित हैं, इनसे ज़्यादा कोई शोषित नहीं है। मेरा हमेशा मानना रहा है स्त्री से ज़्यादा शोषित कोई नहीं। इसलिए एक तरह का जो बचपन से पूरा माहौल देखा या उस तरह के लोगों को देखा, बहुत सारी स्त्रियों को इतना संघर्ष करते हुए देखा जिसकी कल्पना करना मुश्किल है। इसलिए वो स्त्रियाँ बहुत आती हैं, क्योंकि स्त्री के मन में जिस लेखक के भीतर सम्मान नहीं होता, मैं उसको लेखक मानता ही नहीं। इसलिए वो स्त्रियाँ आती हैं। और जब मैं ये देखता हूँ युद्ध के संदर्भ में, तो बहुत सारे लोगों से मिला भी, पढ़ा भी, फिल्में भी देखी कि युद्ध होता है तो जो जवान लोग हैं वो सबसे पहले चले जाते हैं, क्योंकि उन्हीं को ले जाया जाता है जी। उनको सैनिक बना दिया जाता है, सबसे पहले वो मारे जाते हैं। उनके पहले जो अधेड़ थे वो भी युद्ध में रहते हैं, वो मारे जाते हैं। तो किसी भी गांव में बचती हैं सिर्फ स्त्रियां रोने के लिए, वो बुजुर्ग। जी। तो ये जो अन्याय है, ये अन्याय तो पुरुषों की तरफ से ही होता है ना। बिल्कुल। इसलिए वो स्त्रियां मेरे यहाँ ज़्यादा आती हैं। मैं अब उसको आप मेरी कमज़ोरी कह लें, पर कमज़ोरी है तो है। लेकिन जब आप युद्ध की बात करते हैं, विस्थापन की बात करते हैं या शोषितों की बात करते हैं, तो आपकी कविता बहुत ज़्यादा, जो छोटी कविता थी वो अचानक से बड़ी होके मतलब एक सपाट हो जाती है, गद्य में बदल जाती है। तो ऐसा क्यों है कि? देखिए, एक तो क्या है, अब ये वाला सवाल बहुत इररिलेवेंट हो गया है। गद्य में कविता और कविता में गद्य, इसके बारे में बहुत विमर्श नहीं, हो उसमें चुके हैं। और विचार बहुत ज़्यादा आ जाते हैं और वो बता रहा हूँ काव्यात्मकता मैं। उसकी कम हो अब जाती जैसे है। आप विष्णु खरे की कविता लीजिए, विष्णु खरे की कविता विचार के बिना तो संभव ही नहीं है। बिल्कुल। तो वैचारिकता इसलिए होती है कि एक समय में जाकर आप किसी चीज़ के बारे में या तो बहुत सोच लेते हैं और वो विषय बहुत बड़ा हो जाता है, जिसको कई बार आप कहते हैं ना डेटा बहुत हो गया है। जैसे 3,500 पेज का मैंने लिख दिया, लिखना था 2,000 पेज का, तो अब मुझे 1,500 पेज एडिट करना है। तो ये जो मौजूद सब्जेक्ट होते हैं ना, उसके प्रति आपका आग्रह जानने का बहुत ज़्यादा होता है। तो आप कई दिशाओं से जागते हैं, मतलब आप किताबें पढ़ते हैं, आप उस तरह का सब्जेक्ट आता है तो अखबार में बार बार देखते हैं,
किस बड़े आदमी ने क्या लिखा। इसके अलावा आप फिल्में देखते हैं, फिर जो इतिहासज्ञ होते हैं तो इतिहास से आप पूछते हैं किस तरह के युद्ध पहले हुए थे तो उस समय क्या स्थिति, तो आपके पास वो जो संसार है वो बढ़ जाता है। और जब एक ज्ञान का संसार आपका बढ़ता है तो आपको अपनी कविता पहले के मुकाबले अधूरी या छोटी लगने लगती है। आपको लगता है कि इस कविता के साथ तब तक न्याय नहीं होगा जब तक युद्ध के बारे में या युद्ध की विभीषिका के बारे में आप बता रहे हैं वो बहुत विश्वसनीय हो। तो कई बार इसलिए वो कविता का आकार बड़ा होता है और उसमें विचार प्रमुख होता है। और कविता में लेकिन विचार जो है वो सहज रूप से आना चाहिए, बिल्कुल, मतलब वो कविता का हिस्सा बनकर आना चाहिए। वाकई ऐसा नहीं है कि विचार की कविता आपने बना दी तो विचार की कविता मैं कभी नहीं बनाता। अगर ऐसी कोई बन जाती है तो मैं अपनी रिजेक्ट कर देता हूँ। जी। आप इतने बड़े पद पे रहे ना, अफसरों के वातावरण में रहे, मंत्रियों के वातावरण में रहे, उनके पास रहे, लेकिन आपकी कविताएं जब मैं पढ़ती हूँ या जब भी लोग पढ़ते हैं तो उसमें दिखता है वंचित समाज। एक उस आपकी कविताओं से जो भारतीय समाज में एक वंचित समाज है उसकी पूरी तस्वीर उभर जाती है। और आपकी सारी कविताएं हम पढ़ेंगे तो आपका ऐसा सरोकार क्यों रहा? मतलब वो अफसर वर्ग आपकी कविताओं में नहीं आया उतना जितना कि एक वंचित समाज आया। देखिए क्या है कि एक चीज़ तो ये है कि मैं वंचित समाज से आया हूँ, जी। मतलब जिन मजदूरों के समाज से मैं आया हूँ जहाँ पर अगर एक हफ्ते में उन दिनों 6 दिन का काम हुआ करता था तो उसमें से 2 दिन का काम भी माता पिता को नहीं मिलता था, बहुत सारे लोगों को नहीं मिलता था। तो वो सारे लोग सामूहिकता में एक घर में रोटी बनती थी और उनको मालूम होता था कि उस घर में रोटी नहीं बनी। तो जिसके यहाँ उस दिन आटा आ जाता था, जिस दिन उसके यहाँ कुछ आ जाता था तो वो भले 4 लोग मिलके खा लेंगे थोड़ा थोड़ा, लेकिन हमने ये दिन भी देखे हैं। आपका कविता प्रेम तो सबको पता है, मतलब जग जाहिर है कविता प्रेम कि आप कविता से कितना प्रेम करते हैं, लेकिन इसके बावजूद आप कथेतर गद्य में गए। तो ऐसी लेखन की क्या व्यवस्था थी कि आप कथेतर गद्य में गए, वहाँ की अन्य विधाओं में लिखा? उसका एक कारण ये था कि जिस तरह के का मेरा अनुभव लोक था, मेरा अनुभव लोक था कथेतर विधाओं के लिए। मेरे पास संस्मरण बहुत थे, या मेरे पास अपने मजदूरों के रेखा चित्र बहुत थे, या जो यात्राएं की तो यात्राओं के अनुभव बहुत सारे थे। और मैं मतलब जिन चीज़ों को जानता था अनुभव के संदर्भ में, मैं उससे बाहर लिख के कभी कंफर्ट महसूस नहीं करता था। जैसे मैंने ऐसा नहीं कि कहानी लिखने की कोशिश नहीं की, लेकिन कहानी लिखने के बाद मुझे लगा कि यार इसमें मैंने कल्पना का इतना सहारा ले लिया और उसमें कुछ सच नहीं, कुछ झूठ और कृत्रिमता भी भर दी है मैंने। तो वो मेरा जो कंफर्ट जोन था एज ए राइटर किसी चीज़ को लिखने का, वो बहुत प्रभावित हुआ। तो मैंने जानबूझकर कहानी और उपन्यास इन दोनों विधाओं में ना जाने का निर्णय लिया। बहरहाल तो मैंने कथेतर गद्य में ही लिखना सोचा, तो डायरी लिखी, निबंध लिखा, संस्मरण लिखे, आत्मकथा, हो सकता है अगले साल आत्मकथा आ जाए। तो इसमें मेरा सच है, और जो चीज़ मेरे अनुभव के बहुत करीब ना हो मैं लिख नहीं पाता, मैं बहुत सहज नहीं होता। पर आपको कहानियाँ भी बहुत मिली होंगी काम करते हुए, दूरदर्शन में, आकाशवाणी में। कहानियाँ बहुत सारी हैं, लेकिन उन कहानियों में दरअसल जो कहानियाँ मिलती है ना, जैसे महानगर में जो कहानी मिलती है और एक अपर क्लास की कहानी होती है। देखिए क्या है कि आज कारपोरेट वर्ल्ड को कौन जानता है, शेयर मार्केट को कौन जानता है, वर्ल्ड बैंक को कौन जानता है, ग्लोबलाइजेशन को कौन जानता है, सुपरमार्केट की अवधारणा को कौन जानता है। आप इन तमाम चीज़ों के बारे में नहीं जान रहे हैं, इसके उत्स क्या है, ये किस पॉलिटिक्स से निकल के सारी चीज़ें आई हैं, कि भारी भारी चीज़ें जानते हैं। हाँ, लेकिन आप वो नाम जान के किसी कहानी में आपने टांग दिया। आपने शेयर मार्केट की बात की तो आपने डाटा उठाया डाल दिया, लेकिन शेयर मार्केट के
की जो राजनीति है उसके तंत्र को आप नहीं जानते। तो जिसको आप नहीं जानते तो आप सतही लेखन करेंगे। जिसको आप सपाट कह रही थी, वो इस तरह का सपाट होता है कि जिस विषय को आप गहराई से नहीं जानते हैं उसके बारे में भी लिखते हैं। तो कहानी में लिखते हैं लोग, पूरा का पूरा निबंध लिख देते हैं कहानी के अंदर, पूरा का पूरा एक सिंथेसिस डाटा किया जाती है, और लोग बोलते हैं यार ये तो बहुत विद्वान है। पर मालूम नहीं है, वो तो गूगल से उठाया हुआ है या कहीं से ले लिया गया है और उसको आपने थोड़ा सा हेर फेर के साथ डाल दिया है, तो उससे बड़ी कहानी नहीं बनती। तो वो कहानी उस तरह से जहाँ पर सच का एलिमेंट था वो एक्सेप्ट हो भी गई, जहाँ सच का एलिमेंट नहीं था वो कहानियाँ कहाँ है। और जो अन्य विधाओं में आपकी आवाजाही है, जैसे फिल्म है, संपादन का काम है या फोटोग्राफी है, तो वहाँ पे कैसे, मतलब मुमकिन कैसे हुआ, मुझे यही समझ में नहीं आता है। आप परिवार की जिम्मेदारी निभा रहे होते हैं, आप आकाशवाणी में काम कर रहे होते हैं, दूरदर्शन में काम कर रहे होते हैं, इसके साथ आप लिख भी रहे होते हैं, इसके साथ फिल्म बना रहे होते हैं, इसके साथ संपादन कर रहे होते हैं, अनुवाद भी कर रहे होते हैं। तो इतने सारे काम एक साथ करना तो बहुत मुश्किल है। मुश्किल कुछ भी नहीं है। दरअसल क्या है कि मुझे सब कुछ एक ही विधा से मिला और वो कविता है। अगर मुझे कविता नहीं आती या कविता की बारीकियों को नहीं समझ पाता तो मैं फिल्म को भी नहीं समझ सकता, मैं फोटोग्राफी को भी नहीं समझता। अब जो मैंने एब्स्ट्रैक्ट फोटोग्राफी शुरू की तो वो इसलिए की कि मैंने शमशेर और मुक्तिबोध और चंद्रकांत देवताली इन 3 कवियों को जब पढ़ा तो मैंने उसमें देखा कि उसमें 90% तो विजुअल्स हैं, लेकिन जो कोटेबल कोट्स की तरह आलोचना में जिनको उद्धृत किया जा रहा है उसका परसेंटेज मुश्किल से 5, 7, 8% के आसपास है। तो एक कवि विजुअल्स में बोल रहा है, जब वो विजुअल में बोल रहा है तो मुझे उसमें लॉन्ग शॉट भी दिख रहा है, एक्सट्रीम लॉन्ग शॉट भी दिख रहा है, मिड शॉट भी दिख रहा है, मुझे उसमें पेनिंग भी दिखाई दे रही है। जैसे एक फिल्म में साउंड्स होते हैं, मुझे साउंड्स दिखाई दे रहे हैं, वो लाइटिंग भी दिखाई दे रही। तो आप देखिए, सबसे अच्छी लाइटिंग अगर आपको देखने को कहीं मिलेगी तो चित्रकला में मिलेगी। किसी भी पेंटर के पास जो सेंसिबिलिटी लाइट की होती है वो किसी के पास नहीं होती। वो कैसे है? अब उसने लाइट का तो कुछ पढ़ा नहीं है। तो आपके पास कुछ ऐसा इनबिल्ट होता है, जैसे पोइट्री मेरे पास है तो मेरे सारे रास्ते पोइट्री से निकलते हैं। मैं जब संपादन भी करता हूँ तो वो एक तरह का पोइटिक सेंसिबिलिटी का ही संपादन होता है। तो इस तरह से मैं छायाकारी में गया, तो छायाकारी में जो एब्स्ट्रैक्ट में मुक्तिबोध में समझना चाहता था, शमशेर में समझना चाहता था, उनकी कविताओं के माध्यम से जब मैंने फोटोग्राफी शुरू की तब मुझे समझ में आया कि यार इनके पास जो एब्स्ट्रैक्ट एलिमेंट ये जो है विजुअल का, ये है, ये तो इस तरह से है। क्योंकि वो भी तो पेड़ की बात कर रहे हैं, वो भी तो खोह की बात कर रहे हैं, वो भी तो चंबल के बीड़ों की बात कर रहे हैं, वो भी तो मतलब घोड़े के टापों की बात कर रहे हैं। तो ये तो पूरी फिल्म भी चल रही है साथ साथ में। तो वहाँ से वो चीज़ मेरे भीतर आई, इसलिए फिर मैं एब्स्ट्रैक्ट फोटोग्राफी में गया और एब्स्ट्रैक्ट में ही गया, मैं लैंडस्केप में नहीं गया। अभी क्या लिख रहे हैं? अभी जो लिख रहा हूँ उसमें मैंने कोरोना के समय की एक डायरी, जो कि मेरी चौथी डायरी होगी, वो पूरी की है। एक कोरोना के पीरियड का ही, उसी की त्रासद स्थितियों को लेकर जो कविताएं लिखी थी, तो एक संग्रह उनका है। अनुवाद इस समय इसके बीच में मैंने काफ़ी किए, और अपने बचपन के संस्मरण या आत्मकथात्मक जो किताब है वो भी मेरी पूरी हो गई है। उसमें थोड़ा सा आखिरी का, तो इस तरह से 3-4 किताबें इस तरह से हुई हैं, जो आ जाएं सो आ जाएं। 2021 तक 3-4 किताबें आ जाएंगी। हाँ जी। अब एक कवि से बातचीत की जाए और कविता ना सुनी जाए, ये तो जचता नहीं है। तो मुझे एक मेरी बहुत प्रिय कविता वो याद आ रही है, तो उसको सुना देता हूँ मैं जी। कि जिसका सिरहाना ताउम्र पत्थर रहा हो, जिसका सिरहाना ताउम्र पत्थर रहा हो, उसे तकिए पर नींद नहीं आती। वाह, बहुत सुंदर। जिसका सिरहाना ताउम्र पत्थर रहा हो, उसे तकिए पर नींद नहीं आती। पत्थर की कोमलता हर कोई नहीं जानता,
पत्थर की कोमलता हर कोई नहीं जानता। ये कोरोना पीरियड में भी आपने देखा, जो लोग निकले हैं सड़कों के किनारे, उनके सिर के नीचे सामान जिस तरह से भागे हैं, कुछ भी नहीं था। बिल्कुल। जो जंगलों में पड़े हैं तो पत्थर ही सिरे आना है। रेल की ऐसे पटरी कई दृश्य आपको देखने में आए, तो सो गए थे। ये भी एक क्षतिपूर्ति हो गई कविता की। चलिए, चलिए। और मैं अपनी तरफ से विश्वरंग में इस तरह से भाग लेने के लिए बहुत बहुत आभारी हूँ, और शुभकामनाएं देता हूँ कि ये जो विश्वरंग है वो बहुत सफल हो और ये कभी बंद ना हो। धन्यवाद आपका, बहुत बहुत शुभकामनाओं के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और यहाँ पर इतना समय देने के लिए आपका शुक्रिया। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।